गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरबी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल जो हमने पढ़ा था मिडवाइफरी के बारे में, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। कल हमने क्या पढ़ा था? मिडवाइफरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्या होती है मिडवाइफरी और क्या क्या उसके स्कोप होते हैं, क्या क्या वो काम कर सकती है, कौन कौन से उसके फंक्शन हो सकते हैं, किस किस चीज़ में वो हेल्प करती है, वो हमने पढ़ा था। तो मिडवाइफरी का हमने क्या पढ़ा था कि मिड का मीन था मिलजुल कर और वाइफ का मीन था कि एक महिला, कि एक महिला के द्वारा जो हेल्प की जाती है, किसमें? मिलजुल कर। किसमें? जब मदर क्या करती है? प्रेगनेंसी कंसीव करती है, या फिर जब उसकी डिलीवरी होती है, या उसके बाद में जो भी उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें कैसे एक महिला दूसरी महिला की हेल्प करती है। तो वो अपने किस में पढ़ा था? मिडवाइफरी में पढ़ा था। इसके बाद में अपनों ने पढ़ा था कि क्या क्या इसके स्कोप होते हैं। तो मिडवाइफरी होती है, वो होती कौन है? तो वो कौन होती है? एक रजिस्टर्ड नर्स होती है, जो रजिस्टर्ड होती है अपने आईएनसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि यहाँ इसने ये क्या है, कोर्स जो है वो कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, कंप्लीटली क्या कर रखा है, पास आउट इसने कर रखा है। वो क्या होती है? एक मिडवाइफ होती है। वो क्या क्या बताती है? वो बताती है कि प्री कंसेप्शन पीरियड में कैसे उसको जो भी है काउंसिल होती है, जो एडवाइस होती है, वो कपल को वो देती है। उसके बाद में वो क्या करती है, जब भी कोई लेडीज प्रेगनेंसी को कंसीव कर लेती है, तो उस प्रेगनेंसी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, कौन कौन सी उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और कौन कौन सी उसमें एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो सकती है, और कौन कौन सी फीचर उनकी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो ये जो सारी चीजें होती है वो अपने किस में पढ़ा था? कौन बताती है? ये सारा कुछ बताती है एक मिडवाइफरी। और उसके बाद में जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी कैसे उस मदर को केयर करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें किस में पढ़ी थी? अपने मिडवाइफरी में के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने पढ़ा था कि कौन कौन से ये जो है एरिया, ठीक है, कौन कौन से इसके स्कोप है। तो स्कोप इसके तीन टाइप के थे, एक तो था क्लिनिकल एरिया, दूसरा एजुकेशनल एरिया, और तीसरा कौन सा है? रिसर्च एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वन अपने पढ़ा था कि कौन कौन से जो सन थी उसमें कौन कौन सी कमेटीज आई थी, कौन कौन से प्लानिंग आए थे, कौन कौन से सर्विसेज आई थी, किसके लिए? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए। तो 1943 में हमने पढ़ा था कि बोहर कमेटी आई थी। 1946 में उनके जो रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा था कि मैटरनिटी और मॉर्बिडिटी रेट को अपने क्या कर सकते हैं, डिक्रीज करना संभव है। इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि एक प्लानिंग की थी कि उसमें क्या होगा, एक मेडिकल ऑफिसर होगा पीएससी पे, पीएससी लेवल पे एक मेडिकल ऑफिसर होगा, उसके साथ में 4 PHN होगी, प्राइमरी हेल्थ नर्स होगी, हर नर्स के साथ में 4 दाइज होगी, ANM होगी, मिडवाइफ्स होगी, और उसके साथ में क्या होगी, 2 ट्रेंड दाई होगी। तो ये सारी अपने किस में पढ़ा था? जो भी कमेटीज बनी थी उसमें बना था, ठीक है। उसके बाद में आया था, अपनों ने यहाँ तक कल कर लिया था। नेक्स्ट पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 1995 में किसका टीकाकरण स्टार्ट हुआ था। तो किसका स्टार्ट हुआ था? पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1995 में हुआ था। 1995 में कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था? तो हुआ था पल्स पोलियो टीकाकरण प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था कि 1997 में रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत हुई, ठीक है। कौन से प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी? तो कौन से प्रोग्राम की शुरुआत हुई? तो RCH प्रोग्राम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1997 में क्या हुई थी? उसकी स्टार्टिंग हुई थी। इसके भी क्या थे? 2 फेज थे,
ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम के भी क्या थे, 2 फेज थे, और इसमें क्या बताया गया था, प्रोग्राम फेज फर्स्ट और आरसीएच प्रोग्राम फेज सेकंड। ठीक है, 2 टाइप की फेज थी आरसीएच प्रोग्राम की। तो जो आरसीएच प्रोग्राम था फेज फर्स्ट वो तो कब आया था, 1997 में आया था। और ये जो आरसीएच प्रोग्राम फेज सेकंड था वो कब आया था, तो ये 2005 में आया था। ठीक है, समझ में आया। आरसीएच प्रोग्राम फेज फर्स्ट थी वो कब आई थी, तो वो आई थी 1997 में। और जो आरसीएच प्रोग्राम की फेज सेकंड थी वो कब आई थी, तो वो आई थी 2005 में आई थी। ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम फर्स्ट में क्या बताया गया था, फर्स्ट में क्या बताया गया था कि इसमें जो भी एसेंशियल क्या है, एसेंशियल जो भी ऑब्स्टेट्रिक केयर है, मतलब कि जो भी उसकी केयर होती है एक प्रेग्नेंट लेडी की, वो अपने उसको देना। ठीक है, आरसीएच प्रोग्राम की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर देंगे और साथ में ही क्या देंगे, अपने एमरजेंसी केयर भी देंगे। एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिव केयर भी क्या करेंगे, उसको देंगे। ठीक है, मतलब कि एसेंशियल जो जो चीज़ें ज़रूरी है एक प्रेग्नेंट लेडी को वो अपने केयर देंगे, और साथ में ही क्या देंगे कि एकदम से जब भी कोई एमरजेंसी आ जाए तो एमरजेंसी में जो अपने केयर प्रोवाइड करनी है वो भी किस में आएगी, आरसीएच प्रोग्राम फर्स्ट में आएगी। उसके बाद में होगा कि जितने भी पीएचसी और सीएचसी लेवल है, इसमें क्या है कि जितने भी पीएचसी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, या फिर सीएचसी है, तो उन दोनों पे ही क्या होनी चाहिए, 24 आवर्स क्या होनी चाहिए, डिलीवरी की जो सर्विस होती है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। ठीक है, 24 आवर्स क्या होनी चाहिए, जो डिलीवरी है उसकी सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। ये किस में बताया गया था, आरसीएच प्रोग्राम फेज फर्स्ट में बताया गया था। इसके साथ ही एमटीपी एक्ट, इसके साथ ही क्या आया था इसमें कि एमटीपी एक्ट। एमटीपी का मीन क्या होता है, एमटीपी का मीन होता है मल्टीपल टर्मिनेशन ऑफ दी प्रेगनेंसी। क्या होता है, सॉरी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये कब आया था, 1971 में आया था। ठीक है, ठीक है, एमटीपी कब आया था, 1971 में आया था। और उसमें क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। तो ये भी उसमें बताया गया था। साथ में क्या बताया था कि जितने भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है, जितने भी क्या है कि आपकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक है उसकी इन्फेक्शन है। ठीक है, और साथ में क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, रिप्रोडक्शन इन्फेक्शन एंड एसटीडी। ठीक है, जितनी भी क्या है कि कंट्रोल करेंगे, जितनी भी रिप्रोडक्टिव इन्फेक्शन है या फिर एसटीडी है उसको क्या करेंगे, अपने कंट्रोल करेंगे, किसमें, फेज फर्स्ट में। उसके बाद में आया था, इसमें क्या बताया गया था कि इसमें इम्यूनाइजेशन किया गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इम्यूनाइजेशन किया गया था। तो आरसीएच प्रोग्राम 2 टाइप का था, एक तो आई थी फेज फर्स्ट आई थी और एक आई थी फेज सेकंड। जो फेज फर्स्ट आई थी वो कब आई थी, तो वो 1997 में आई थी, 15 अक्टूबर 1997 में आई थी। उसमें क्या बताया गया था। और जो दूसरी फेज है सेकंड वो कब आई थी, वो आई थी 2005 में। ठीक है, 1997 में जो आई थी फेज फर्स्ट, उसमें क्या बताया गया था कि कैसे कैसे हम एसेंशियल जितनी भी ऑब्स्टेट्रिक केयर है वो करेंगे, और प्लस में जितनी भी इमरजेंसी केयर होगी ऑब्स्टेट्रिक में वो अपने क्या करेंगे, उसमें प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन उसके बाद में क्या आया था कि जितनी भी एमटीपी हो रही है, एमटीपी एक्ट है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, 1971 में आया था, यानी कि 1971 में आया था। तो उसमें भी अब क्या है, जो भी सर्विस है वो भी उधर क्या होगी, प्रोवाइड होगी। जितने भी सीएससी लेवल के और पीएचसी लेवल के सेंटर है उस पे भी क्या होगा कि जो भी 24 आवर्स डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट वन, उसमें क्या था कि जितने भी रिप्रोडक्टिव के इन्फेक्शन हैं और साथ में जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उनको भी क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तो समझ में आया क्या फेज फर्स्ट। अब अपने चलते हैं फेज सेकंड की तरफ, ठीक है। फेज सेकंड में क्या होगा कि 1 अप्रैल 2005 में आया था। इसमें क्या किया गया था कि इसका जो मेन था वो था इसका मेन उद्देश्य क्या था कि डिक्रीज करना, किसको, मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट को, ठीक है। क्या करना कि इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड की मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट को क्या करना, कम करना। डिक्रीज मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी रेट, मतलब कि जो भी मृत्यु दर है उसको और मोर्बिडिटी को क्या करना, कम करना, ठीक है। दोनों की, किसकी, मदर की भी और बच्चे की भी, ठीक है। उसके बाद में कि जितने भी अबॉर्शन हो रहे हैं, ठीक है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद में अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, मदर का अबॉर्शन हो जाता है, तो उस अबॉर्शन की भी जितनी भी सेफ अबॉर्शन सर्विसेज है वो क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके बाद में इसमें ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी भी थी। कौन सी थी, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई थी, ठीक है। तो फिर सेकंड कब आई थी, तो कब आई थी, 2005 में आई थी। इसमें क्या किया गया था, डिक्रीज मैटरनल एंड चाइल्ड मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी रेट को कम किया गया था। और उसके बाद में सेफ जो भी है सेफ अबॉर्शन और ब्लड स्टोरेज की क्या थी। उसके बाद में हमने पढ़ लिया 1997 में क्या हुआ था, तो 1997 में MCH प्रोग्राम आया था। उसके बाद में अपने को क्या पढ़ना है कि नेक्स्ट 2004 में क्या आया था, वंदे मातरम प्रोग्राम आया था। कौन से प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी, तो 2004 में हुई थी वंदे मातरम योजना की शुरुआत हुई थी। अब इस वंदे मातरम योजना में क्या होता है, तो वंदे मातरम योजना में क्या होता है कि जितने भी जो लेडीज है जो फर्स्ट बार क्या है प्रेगनेंसी को कंसीव करती है, जो फर्स्ट बार क्या होती है कि गर्भवती होती है, उस महिला को या फिर कोई भी आंगनवाड़ी जो केंद्र है, एक आंगनवाड़ी केंद्र पे जो फर्स्ट 11 महिलाएं हैं जिन्होंने क्या किया है, जो गर्भवती हो चुकी है, तो उनको क्या है 5-5 हजार रुपये देने का की मदद की जाती है। इस योजना में क्या होता है कि एक आंगनवाड़ी केंद्र पे 11 महिला को, आंगनवाड़ी केंद्र पे 11 गर्भवती महिला को 5-5 हजार रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, 2004 में जो वंदे मातरम योजना आई थी उसके रिगार्डिंग क्या था, उस योजना में क्या था, उसमें था कि जो गर्भवती महिला है उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं और इसकी जो जांच करेगी वो कौन करेगी, तो उसकी जो जांच है वो कौन करेगी, ANM करेगी। ठीक है, उसका जो इंक्वायरी होगी, जो डाटा होगा कलेक्ट किया जाएगा गर्भवती महिलाओं का, तो वो कौन करेगी, तो वो करेगी एक ANM। ठीक है, नेक्स्ट वन आएगा 2005 में कौन सी आई थी, NRHM आई थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मतलब क्या हुआ कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया था कि जितने भी सर्विसेज है, जो क्वालिटी वाली सर्विसेज है, वो क्या किया जाए, जो रूरल एरिया के जो पर्सन है या मैटरनल है, मदर है, उनको क्या किया जाए कि प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, इसका मतलब ही क्या था, इसका उद्देश्य क्या था मेन, कि हाई क्वालिटी की जितनी भी सर्विसेज है वो क्या है पहुंचाई जाए, प्रदान की जाए, किसको, जितने भी ग्रामीण एरिया के लोग हैं उनको। ठीक है, तो ये कब आया था, 2005 में आया था। उसके बाद में इसमें 2005 में JSY की भी क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। JSY की फुल फॉर्म क्या होती है, जननी सुरक्षा योजना। क्या होती है, जननी सुरक्षा योजना होती है। तो इसमें भी क्या हुआ था कि इसकी भी क्या हुई थी, 2005 में शुरुआत हुई थी। तो 2005 में क्या क्या चीजें हुई थी, एक तो हुआ था 2005 में RCH प्रोग्राम फेज सेकंड आई थी। उसके बाद में क्या हुआ था, NRHM की शुरुआत हुई थी, और साथ में ही किसकी हुई थी, JSY की हुई थी। ठीक है, ये अपने कर लिया है 2005 में किसकी, फेज RCH प्रोग्राम फेज सेकंड की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ था कि वर्ष 2006 में IMNCI, ठीक है, IMNCI की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका मतलब होता है नवजात एवं बाल्यावस्था रोग का एकीकृत प्रबंधन, मतलब कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्डहुड इलनेस। मतलब जितने भी नियोनेट की या फिर जो न्यूबॉर्न बेबी है, नवजात बच्चे हैं, उनमें जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनका क्या करना कि उनको इकट्ठा करके और उनका क्या करना, मैनेजमेंट करना। ठीक है, कि कौन कौन सी उसमें रोग है जो उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, कि डिजीज कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उनको क्या करना, उनका डाटा कलेक्ट करना, मतलब उनका सर्वे करके उनका पता लगाना कि ये डिजीज कंडीशन हो रही है, ये रोग हो रहे हैं और इसकी वजह से हो रहा है, उसके कारणों का पता लगाना, ताकि क्या हो सके, जल्दी से जल्दी उनका क्या कर सके, अपने ट्रीटमेंट कर सके, उसका मैनेजमेंट कर सके, जो उसके लिए क्या है, एप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये कब आया था, 2006 में आया था। अब नियोनेट क्या होता है, नियोनेट क्या होता है, तो जो नियोनेट होता है वो क्या होता है, 0 से 28 दिन के बच्चे को क्या बोला जाता है, नियोनेट बोला जाता है। ठीक है, 0 से लेके 28 दिन के बच्चे को क्या बोला जाता है, नियोनेट बोला जाता है। उसके बाद में 2006 में ही क्या आया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स आया था। ठीक है, कौन आया था, नेशनल काउंसिल ऑन एड्स आया था। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या होती है एड्स की फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, कब आया था, 2006 में आया था। और इसका मतलब क्या होता है एड्स का, तो एड्स का मीन होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब कि जो अपना इम्यून सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, इसमें वीक हो जाता है। जो मोस्टली जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, वो किस पे पड़ता है, इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। और इसमें जो वायरस आता है वो कौन सा वायरस के थ्रू होता है एड्स, तो किसके थ्रू होता है, HIV वायरस के थ्रू होता है, इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो इसमें HIV के थ्रू होता है। कौन होता है, किसको कोज करता है, ये एड्स को कोज करता है। तो उसके लिए क्या है, नेशनल काउंसिल ऑन एड्स का गठन किया गया था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था कि 2006 में ही एक और योजना का अप्रूव किया गया था। तो वो कौन सी योजना थी, तो वो थी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। ठीक है, कौन सी थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कब आई थी, 2006 में आई थी। ठीक है, 2006 में कौन कौन सी चीजें हुई थी। और उसके बाद में एक और योजना थी 2006 में, क्या आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया था। कौन आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, 3 किया गया था। ठीक है, तो 2006 में कौन कौन सी चीजें हुई, तो एक तो हुई थी IMNCI। ठीक है, मतलब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेट एंड चाइल्ड
हुड इलनेस, ये 2006 में आई थी। दूसरी आई थी नेशनल काउंसिल ऑन एड्स का गठन हुआ था। तीसरा हुआ था कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 की गई थी। और उसके बाद में 2006 में, ठीक है, इन चीजों के बाद में क्या हुआ था कि 2006 में WHO के थ्रू WHO के थ्रू जितने भी पीडियाट्रिक बर्थ चार्ट है उनको क्या किया गया था, तैयार किया गया था। ठीक है, कि न्यू पीडियाट्रिक ग्रोथ चार्ट को भी तैयार किया गया था। पीडियाट्रिक में जो बच्चा है उसकी कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, कौन सी एज में उसका कौन सा ग्रोथ हो रहा है, कौन सा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो चार्ट WHO के थ्रू तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? तो 2006 में तैयार किया गया था। ठीक है, याद रहेगी 2006 में क्या क्या चीजें हुई थी। IMNCI थी, नेशनल हेल्थ ये सर्वे हुई थी तीसरी। और उसके बाद में क्या हुआ था, न्यू पीडियाट्रिक चार्ट को तैयार किया गया था। और साथ में ही किसका आया था, जो एड्स वाला था कि काउंसलिंग और नेशनल काउंसिल ऑफ एड्स का गठन हुआ था 2006 में। उसके बाद में आता है अपना 2007। तो 2007 में क्या आया था, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। ठीक है, कौन सी फेज 3 आई थी, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 3 आई थी। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में कि एड्स जो है वो किस वजह से हो रही है, इसके जो कोज है वो क्या है, ठीक है, उसका पता लगाना और साथ में उसका फिर क्या करना, ट्रीटमेंट करना। ठीक है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, एड्स को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो जो एजुकेशन के द्वारा अपने उसको कर सकते हैं। और जो भी कारण होते हैं एड्स होने के, उनका क्या है, अपने एजुकेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि इन चीज़ों से क्या है, आपको HIV एड्स हो सकता है। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशन आप में क्रिएट हो रही है तो ये प्रोग्राम है उनके लिए जिनको क्या है, एड्स हो रहा है। और नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज 3। ठीक है, इसकी जो अवधि थी, उसका जो ड्यूरेशन काल था वो कितना था, तो 2007 से 2012। ठीक है, कितना था उसका जो अवधि थी वो कितनी थी, तो 2007 से लेके 2012 तक थी। ठीक है, उसके बाद में वर्ष 2007 में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर तथा जो सब सेंटर होते हैं, ठीक है, PSC लेवल होता है, एक CSC लेवल होता है और एक होते हैं सब सेंटर अपने। तो जो भी PSC है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, और साथ में क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर है, उन पे क्या किया गया था कि इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए गए थे। क्या किया गया था, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड बनाए गए थे। इंडिया के जो पब्लिक के हेल्थ स्टैंडर्ड है कि कौन से ऐसी सर्विसेज है, क्वालिटी वाली सर्विसेज है जो अपने उसको प्रोवाइड करेंगे, तो जो पर्सन है, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं लोग, उनका क्या है, जो स्वास्थ्य है वो क्या है, ठीक रखा जा सके। ठीक है, या फिर जो मैटरनल और चाइल्ड है तो उनका भी क्या है, जो हेल्थ है उनको अपने प्रमोट कर सके, उनको इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, तो वो बनाया गया था कब, 2007 में। और कहाँ पे इसको बनाए गए थे, तो PSC लेवल पे और सब सेंटर पे। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और उप स्वास्थ्य केंद्रों पे उनको बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद में आया था आपका 2010 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आई थी। ठीक है, कौन सी आई थी, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना आई थी। कब आई थी ये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, तो ये 2010 में आई थी। कब आई थी, 2010 में आई थी। और इसी के साथ पूर्व में पहले इसको क्या कहा जाता था, तो इसको इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग योजना कहा जाता था। इसी का नाम ही बदलकर क्या रख दिया गया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रख दिया गया था। ठीक है, पहले इसी योजना को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था इंदिरा गांधी मातृत्व संयोग योजना कहा जाता था। इसी का नाम चेंज करके 2010 में क्या रख दिया गया था, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना रख दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में 2011 में क्या आया था, वुमेन एंड चिल्ड्रन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट के द्वारा क्या
शुरुआत की गई थी, तो JSSK की शुरुआत हुई थी। JSSK का मीन क्या है? जननी शिक्षा शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है, क्या है? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2011 में हुई थी। ठीक है, 2011 में हुई थी। किसकी? जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसमें किसको ध्यान में रखते हुए हुआ था ये? तो ये हुआ था किसको ध्यान में रखते हुए? जो भी वुमेन है, जो भी लेडीज है, जो भी महिला है, जो प्रेग्नेंट है वो, और जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य को, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। कौन सी? जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, बनाया गया था। इसमें क्या है कि वही होगा कि हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है, सावधानियां अपने रख सकते हैं, जिससे जैसे साफ सफाई वगैरह रख के, अर्ली इम्यूनाइजेशन करवा के, ठीक है, वैक्सीनेशन करवा के, ANC एंटीनेटल चेकअप करवा के, ठीक है, तो अपने कैसे अपनी हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ किस में बताया गया था? JSSK में बताया गया था। उसके बाद में आता है 2011 में कि जो नवजात शिशु है उसका, उनके थ्रू क्या बनाया गया था? एक सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2011 में नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम की भी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। बार बार यही एक मतलब निकल रहा है कि इसका जो मेन मकसद था वो क्या था? कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना है, कि जो मदर है, प्रेग्नेंट लेडी है, या फिर जो बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है या फिर बच्चा है, तो उसकी क्या है कि केयर कैसे करनी है, उसको डिजीज कंडीशन से कैसे बचाना है, कैसे रोगों से बचाना है, कैसे उसके जितने भी उसके साइन सिम्टम आ रहे हैं, जो भी उसका साइन सिम्टम आएंगे कि ये डिजीज कंडीशन हो सकती है इससे, तो उसका जल्दी से जल्दी पता लगाना और उसका पता लगा के उसका जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट बनता है वो उसका ट्रीटमेंट करना, उपचार करना। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका उसके बाद में क्या आया था कि 2013 में फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका नाम था राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिसका नाम क्या था? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2013 में। ठीक है, कौन से मंथ में की थी, कौन से माह में की थी? तो फरवरी माह में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू किसकी शुरुआत हुई थी? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उसका मेन मकसद क्या था? उनका उद्देश्य क्या था कि जो भी 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें क्या किया जाए कि जो भी कंडीशन क्रिएट होती है, ठीक है, जो भी कंडीशन क्रिएट होगी अर्ली स्टेज में, उनका पता लगा के और उसका प्रॉपर उपचार किया जाए। ठीक है, फरवरी 2013 में इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक योजना बनाई गई थी, एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम बोलते हैं। तो इसमें क्या किया गया था? जितने भी 18 साल तक के बच्चे हैं तो उनका क्या करना कि उनमें जो भी कंडीशन क्रिएट हो रही है उनका जल्दी से पता लगाना, और उसके साथ ही क्या करना कि उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया था। तो कौन कौन से ऐसे उपचार है जो अपने करना है, ठीक है, कि डिजीज कंडीशन को क्रिएट करके, आइडेंटिफाई करके और उसका उपचार कैसे करना है। तो उसमें कौन कौन सा था? डिफेक्ट ऑफ बर्थ, कि बर्थ में कौन कौन से डिफेक्ट है उनका पहले ही पता लगाना कि बच्चा है उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं प्रेजेंट है, अगर है तो उसका क्या करना? ट्रीटमेंट करना। ठीक है, उसके बाद में उसमें कोई डिजीज कंडीशन नहीं है
डिजीज कंडीशन, मतलब कि भी कोई रोग तो नहीं है, जैसे न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी की वजह से, किसकी वजह से होती है ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, किसकी वजह से होता है, तो ये होता है फोलिक एसिड की वजह से, ठीक है। फोलिक एसिड की टेबलेट होती है, वो प्री कंसेप्शन स्टेज में मदर को लेनी होती है। जो भी गर्भवती महिला होती है उसको गर्भ धारण करने से 6 सप्ताह पहले एक फोलिक एसिड की टेबलेट होती है वो स्टार्ट करनी होती है। तो वो अगर मदर नहीं ले पाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे में एक डिफेक्ट हो सकता है जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद में डिजीज कंडीशन की कौन कौन से रोग है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से हो गया, किसी भी सिस्टम से हो गया, तो कौन कौन से उसमें रोग है उनका पता लगाना, या फिर जन्म के बाद से लेके और 18 साल तक कौन कौन से उसमें जो रोग है वो आ रहे हैं, तो उनका जल्दी से पता लगाना और जल्दी से ही उनका क्या करना, ट्रीटमेंट करना, उनका उपचार करना, ठीक है। उसके बाद में आया था कि डेफिशिएंसी का मीन क्या होता है कि किसी चीज की कमी होना, ठीक है, कि मदर को जब वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम जो चीजें उसको जरूरी थी, जो आयरन वगैरह है, जो कैल्शियम है वो वगैरह है, तो वो उसको जरूरी थी, तो वो जो जरूरी चीजें जो है वो उसको ना मिले, ठीक है। या फिर जो मदर है उसकी जो आयरन की कमी हो गई तो क्या हो गया, एनीमिया हो सकता है ना। तो फिर एनीमिया हो रहा है तो वो क्या हो रही है, किसी की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है, किसी की कमी के कारण हो रहा है, तो उस कमी को क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ठीक है। या फिर जो 18 साल तक के बच्चे हैं उनमें क्या किया जाए कि जो भी कमियों के कारण, जैसे माल न्यूट्रिशन हो गया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, मिरासमस हो गया, क्वासियोकोर हो गया, ठीक है, तो उनमें जो भी चीज की कमी है उसकी वजह से क्या हो रहा है, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे प्रॉपर तरीके से, उनको क्या है, न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से, ठीक है। तो जो भी कमियां हैं उनको क्या किया जाए, पूरा किया जाए, ताकि क्या कर सके बच्चा जल्दी से, जो भी अपनी एज में जितना ग्रो करना होता है और जितना उसका डेवलपमेंट होता है वो कर सके, ठीक है। उसके बाद में आता है डेवलपमेंट डिले इंक्लूडिंग डिसेबिलिटी, मतलब कि डेवलपमेंट जितने भी जैसे माइलस्टोन होते हैं, ठीक है, माइलस्टोन हो गए, या फिर जो एज के अकॉर्डिंग जो भी माइलस्टोन है कि इतने साल में, इतने महीने में बच्चा ये कर सकता है, जैसे 2 मंथ पे जो 2 महीने का बच्चा होता है उस पे सोशल स्माइल आ जाती है, ठीक है। तो वो अपने को क्या है कि वो बच्चा है जो प्रॉपर, जो भी अपने रिफ्लेक्सेस है, जो भी अपने माइलस्टोन है, जो भी अपना डेवलपमेंट एंड ग्रोथ चार्ट है, अकॉर्डिंग टू उसकी एज, उसकी उम्र के हिसाब से जितने भी डेवलपमेंट के और ग्रोथ के जो चार्ट है वो क्या वो फुलफिल कर सकता है, कि वो फुलफिल कर रहा है, या फिर उसमें भी क्या है, कोई डेफिशिएंसी है कि 5 साल के बच्चे में मतलब समझ जो है वो हो रही है तो वो उसमें ना हो, ठीक है, जितने भी ग्रोथ है वो क्या हो जाए, उसकी कम हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, डेवलपमेंट डिले हो, मतलब कि लेट हो उसका, ठीक है। तो उसको भी क्या करें, अपने पता लगा सकते हैं, जो सिंड्रोम वगैरह आते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ था, वर्ष 2013 में क्या आया था, एक तो आया था RBSK, मतलब कि राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना आई थी, जिसमें क्या बताया गया था कि 18 साल के बच्चे तक क्या कर सकते हैं, अपने अर्ली से उसका डिटेक्शन करके और उसका क्या करना, पता लगा के और जल्दी से जल्दी उसका क्या करे, उपचार कर सके, जितनी भी कोई डेफिशिएंसी है उसमें भी, ठीक है। उसके बाद में आया था 2013 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और मिशन की शुरुआत की थी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बोलते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। उसके साथ ही क्या हुआ था, वर्ष 2013 में RMNCH का मीन क्या होता है, RMNCH का मीन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। ए स्ट्रेटजी की शुरुआत की गई जिसमें
क्या किया गया था कि 5 ऐसे एरिया थे, 5 ऐसे क्षेत्र थे जिनमें क्या किया गया था कि कंप्रहेसिव हेल्थ केयर की उपलब्धता की सुनिश्चित करने पर आधारित किया गया था। कि मतलब कि जितने भी कंप्रहेसिव हेल्थ केयर है उसको क्या कर सकें, अपने प्रदान कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की थी उन्होंने, आर से मतलब रिप्रोडक्टिव, ठीक है, आर से रिप्रोडक्टिव, एम से मैटरनल यानी कि मदर, ठीक है, एन से नियोनेंट, नियोनेंट मैंने बताया था 0 से 28 दिन के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो नियोनेंट बोलते हैं। ठीक है, और 1 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, 28 दिन से लेके 1 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, और 1 से 3 साल के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं टोडलर। ठीक है, अब 3 से 5 प्री स्कूलर हो गया, स्कूलर हो गया, फिर एडोलसेंस आ गया। ठीक है, उसके बाद में आता है कि एडोलसेंस। ठीक है, तो जो एडोलसेंस होगा वो होगा आपका 15 से लेके 18 तक मान लो, 20 तक मान लो। ठीक है, एडोलसेंस एज कब तक होगी, 15 से लेके 18 मान लो। ठीक है, एडोलसेंस एज होगी। तो ये सब जो चीजें थी वो किस में बताई गई थी, 2013 में इनकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, जिसमें जब रिप्रोडक्शन होता है, मतलब जो लेडीज है वो प्रेग्नेंट होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उस टाइम उसके बाद में मैटरनल मदर की, उसके बाद में नियोनेंट की, बच्चे की, उसके बाद में चाइल्ड जो बेबी है उसकी, उसके बाद में जो भी एडोलसेंस है उनकी, कैसे उनकी हेल्थ केयर की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, उसके बाद में क्या आया था कि वर्ष 2014 में उसके बाद में वर्ष 2014 में एक मिशन आया था, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। किसकी हुई थी, 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। और मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेड था, तो वो था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड था, तो वो था इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड था। ठीक है, क्योंकि इंद्रधनुष में क्या होती है, 7 रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, इसीलिए इस टाइम क्या हुआ था कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल था, उसमें 7 किलर डिजीज थी। ठीक है, 7 किलर डिजीज थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया था, तो उसको बोला गया था मिशन इंद्रधनुष बोला गया था। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2014 में हुई थी। और उसका उद्देश्य क्या था, उसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि 2 साल की एज के अंदर अंदर या फिर जो भी गर्भवती महिला है उन सभी को क्या किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये कब आया था, 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या बताया गया था, इसका मेन उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि 2 साल तक के बच्चों के 2 साल के अंदर अंदर या फिर जो भी क्या है, जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भवती महिला है, उनको क्या किया जाए, इम्यूनाइज किया जाए। ठीक है, उसके बाद में 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की शुरुआत भी की थी। किसकी शुरुआत की थी, किसकी शुरुआत की थी 2014 में, तो उन्होंने इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की भी शुरुआत की गई थी। इंडियन न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, एक्शन प्लान की, नवजात जो शिशु है उसके एक्शन प्लान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। उसके बाद में वर्ष 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। ठीक है, कौन बनी थी, 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी का प्रारंभ भी किया गया था। और ये जो पॉलिसी थी इसमें कौन कौन से ईयर शामिल किए गए थे, तो मतलब कि इसमें कुछ स्पेसिफिक गोल बनाए गए थे, इसमें कुछ स्पेसिफिक गोल बनाए गए थे और उनको क्या किया गया था, निर्धारित किया गया था यह कि अपने को अचीव करने हैं। ठीक है, 2017 में बनाई थी, कौन सी पॉलिसी बनाई थी, तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई थी। और उसमें कुछ ऐसे उद्देश्य उन्होंने निर्धारित किए थे कि इनको अपने क्या करना है, अचीव करना है, उनको प्राप्त करना है। कब
कब तक प्राप्त कर सकते हैं, तो 2019 में भी, 2020 में भी, 2022 में भी और 2025 तक। ठीक है, कब तक, 2017 से स्टार्ट होके कब तक आपने उसको प्राप्त कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, तो 2025 तक उनका क्या रखा गया था, टारगेट रखा गया था। और उन्होंने पहले ही क्या कर दिया, इनमें इंक्लूड कर दिया कि ये जो है इनके स्पेसिफिक गोल है। ठीक है, उसके बाद में वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत की गई थी, आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, या तो आप आयुष्मान भारत योजना बोल दो या फिर क्या बोल दो, आप इसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है कि ये जो सारे थे, ये तो अपने क्या थे कि कौन से वर्ष में किसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, वो था। उसके बाद में जो भी क्या है, जब वर्तमान समय में क्या है कि जो ऑब्स्टेट्रिक नर्स है, ठीक है, ऑब्स्टेट्रिक केयर को इम्प्रूव करने के लिए एमएससी नर्सिंग की शुरुआत भी कर दी गई थी। ठीक है, क्या किया गया था, वर्तमान समय में अधिक प्रशिक्षित नर्स, ट्रेंड नर्स को लेने के लिए, तैयार करने के लिए ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग ने क्या किया था, एमएससी नर्सिंग कोर्स भी करवाया जाता है वर्तमान में। अब जो चल रहा है, पहले तो क्या हुआ था, बीएससी नर्सिंग ही आया था। अब क्या हो रहा है कि ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए एक ट्रेंड नर्स की ज़रूरत है। उस ट्रेंड नर्स को लेने के लिए क्या कर दिया गया, एमएससी नर्सिंग की कोर्स की भी क्या है, करवाया जाता है। अब शुरुआत कर दी गई थी और अब ये क्या है, रिसेंटली करवाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है, ये तो आपने पढ़ लिया था। उसके बाद में आता है मिडवाइफरी के कार्य, फंक्शन ऑफ मिडवाइफ्स। कौन कौन से फंक्शन होते हैं एक मिडवाइफ के। फंक्शन क्या क्या होते हैं मिडवाइफ्स के, तो क्या क्या फंक्शन होते हैं मिडवाइफरी के, एक के, तो मिडवाइफरी के फंक्शन अपनों ने पढ़ लिया था कि जो भी मिडवाइफरी होती है वो क्या करती है, प्रेगनेंसी में, मतलब कि मदर और बच्चे की केयर करने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, जो भी केयर करनी होती है, बच्चे की कैसे केयर करनी होती है, मदर की कैसे केयर करनी होती है, तो वो काम किसका होता है, मिडवाइफरी का होता है। कब कब करती है ये, प्रेगनेंसी के दौरान करती है। ठीक है, कि कब, जब क्या है कि लेडीज एक प्रेग्नेंट है तो उस प्रेगनेंसी में उसको क्या क्या काम करने होते हैं, क्या खाना चाहिए उसको, कितना उसको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी उसके लिए एडवांटेज है, लाभदायक चीज़ें हैं और कौन कौन सी उसके लिए हानिकारक चीज़ें हैं, वो सारा कुछ कौन बताती है, तो वो एक मिडवाइफरी बताती है। उसके बाद में शिशु के जन्म के दौरान, मतलब कि जब क्या हो रही है, मदर की डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी के दौरान भी क्या क्या केयर करनी होती है कि ताकि जो अगर क्या है फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है, तो क्या कर सके कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करवा सके, संभव कर सके, जितनी भी इमरजेंसी है, जो ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन है वो क्रिएट ना किया जाए और उसको मैनेज कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद में शिशु के जन्म के पश्चात, मतलब कि बच्चे के जन्म के पश्चात जो भी मदर है उसको ब्रेस्ट फीड कैसे करवाना है बच्चे को, ठीक है, मदर के थ्रू, तो वो भी क्या कौन बताती है, एक मिडवाइफ बताती है। कौन कौन से उसमें साइन सिम्टम हैं बच्चे में जो नॉर्मल है, उसके टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे उसके वाइटल साइन को चेक करना है, तो ये जो सारा होगा, जो मदर है उसमें इन्फेक्शन की कंडीशन अगर क्रिएट हो रही है तो उस इन्फेक्शन की कंडीशन को जल्दी से पता लगाना, तो ये काम भी किसका होता है, मिडवाइफरी का होता है। ठीक है, उसके बाद में कि कैसे आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, कैसे परिवार नियोजन के जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट है उनका कैसे कैसे यूज करना होता है, तो ये जो होता है वो किस में आता है, एक मिडवाइफरी के द्वारा बताया गया जाता है।
उसके बाद में वह महिला को आवश्यक हेल्थ एजुकेशन प्रदान करती है तथा नवजात शिशु की देखभाल भी करती है। बता दिया मैंने कि न्यूबॉर्न बेबी की केयर करती है कि कैसे करना होता है, और उसको कैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करती है कि कैसे आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखोगे तो आप हेल्थी बने रहोगे। अगर आप कुछ ऐसा वैसा खाओगे तो क्या हो जाएगा, अनहेल्थी हो जाओगे या फिर कोई डिजीज कंडीशन आप में क्रिएट हो जाएगी। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी मिडवाइफ के द्वारा काम किए जाते हैं, एक्टिविटी की जाती है। तो सबसे पहले कौन सा है, महिला तथा उसके पति को गर्भधारण से पूर्व क्या किया जाता है, काउंसिल प्रदान करती है। सबसे पहले किसका काम है, काउंसलर का, काउंसलर का काम करती है। काउंसलर का काम किसको करती है, किसके ऊपर करती है, तो जो कपल है, जो महिला है या उसका पति है, तो उसको प्री कंसेप्शन मतलब कि प्रेगनेंसी अभी कंसीव नहीं हुई है, प्रेगनेंसी जो लेडीज है वो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, प्रेगनेंसी से पहले ही क्या करना है उसको, कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी उसके हेल्थ से रिलेटेड जो भी काम है वो करने हैं, तो वो क्या है, काउंसल प्रदान करती है, काउंसलिंग देती है। तो वो कौन करती है, एक मिडवाइफरी करती है। उसके बाद में जब भी प्रेगनेंसी उसको कंसीव हो गई है, मदर क्या हो गई है, प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसको कैसे उसको डायग्नोज करना है, ठीक है, जो भी कार्ड वगैरह होता है उससे या फिर जो ब्लड है उसका टेस्ट करवा के, खून की जांच करवा के कैसे उसको प्रेगनेंसी का पता लगाना है, वो भी कौन प्रोवाइड करती है, वो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी वो कौन करती है, मिडवाइफरी प्रोवाइड करवाती है, किसको, मदर को और उसके महिला को, ठीक है। तो प्रेगनेंसी को डायग्नोज व उसके बाद में ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड में महिला की मॉनिटरिंग करना व आवश्यक प्रशिक्षण करना, मतलब बता दिया कि जो एएनसी चेकअप होता है, जो एंटीनेटल जो चेकअप होता है उसका कौन कौन से टाइम में उसका क्या होगा, चेकअप होगा। तो उस चेकअप को क्या करे, जो महिला है वो इजीली आके अपना परफॉर्म करवा दे, ताकि क्या है, कोई भी डिजीज कंडीशन कॉम्प्लिकेशन अगर उसमें क्रिएट हो रहा है तो उसका अपने क्या किया जाए, जल्दी से पता लगा सके, ठीक है। और प्रेगनेंसी को कैसे उसको डायग्नोज करता है वो बता देती है। और उसके बाद में क्या करती है, वो एक प्रेग्नेंट लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान जितनी भी एंटीनेटल केयर होती है ना, जितनी भी एंटीनेटल केयर होती है वो क्या करती है, प्रदान करती है। तो उस एंटीनेटल केयर में कौन कौन सी एंटीनेटल केयर आती है, तो सबसे पहले आता है हिस्ट्री टेकिंग। सबसे पहले क्या आता है, हिस्ट्री टेकिंग, ठीक है, कि वो हिस्ट्री लेती है उस मदर की। हिस्ट्री टेकिंग में क्या होगा, हिस्ट्री टेकिंग में होगा कि वो उस मदर की हिस्ट्री लेती है कि कितनी बार आपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है सॉरी, कि कितनी बार आपने क्या किया है, प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। अपने देखते हैं ना ऐसे, ग्रेविडा, टर्म बेबी कितने हैं, ठीक है, प्री टर्म कितने हैं, अबॉर्शन कितना हुआ है, लाइव बेबी कितने हैं, स्टिल बर्थ कितनी हुई है, ठीक है। तो वो क्या करती है, हिस्ट्री कलेक्ट करती है कि ये आपका कौन सा बच्चा है, आपके पहले कितने बच्चे हैं और कितने जिंदा हैं और कितने डेथ हो गई है कितने की, ठीक है, और कौन से वीक पे हुई थी उसकी डेथ, ठीक है, और जो जिंदा बच्चा है, जो लाइव बेबी है, उसकी जो डिलीवरी हुई थी वो कौन से मंथ में हुई थी, कितने आपके अबॉर्शन हुए हैं। तो वो सारी जो चीज़ें होगी वो क्या होगी, उसके हिस्ट्री टेकिंग में आएगी। साथ में उसका नाम जो पता होगा वो सारा कुछ, एड्रेस वगैरह है, पति का नाम हो गया, कितनी उम्र है उसकी, वो सारा कुछ जो होगा वो किस में आएगा, हिस्ट्री टेकिंग में आएगा। उसकी हिस्ट्री लेगी और साथ में ये देखेगी कि कितनी बार वो प्रेगनेंसी, ग्रेविडा है, टर्म बेबी कितने हैं उसके, प्री टर्म कितने हैं, अबॉर्शन कितनी बार हुआ है, लाइव बेबी कितना है, स्टिल बर्थ कितनी बार हुई है, पेराइटी कौन सी है उसकी, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें होंगी वो किस में आएगी, आपकी हिस्ट्री टेकिंग में आएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करती है वो करती है कि जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, जितने भी क्या होते हैं, जनरल एंड ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, जैसे ब्लड वगैरह जो चेक हुआ करते हैं, सीबीसी करते हैं, ठीक है, तो वो सारा कुछ जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, तो वो क्या करती है, परफॉर्म करवाती है। उसके बाद में ये सलाह देती है वो, या फिर
ठीक है। उसके बाद में वो क्या करती है, एंटीनेटल एडवाइस देती है। एंटीनेटल एडवाइस देती है। एंटीनेटल एडवाइस में क्या क्या हो सकते हैं, एंटीनेटल एडवाइस में क्या होगा कि कैसे आपको डाइट लेनी है, ठीक है। डाइट से संबंधित सलाह, मतलब कि आहार से संबंधित उसको सलाह देती है कि कैसे कैसे कौन कौन सी आपको डाइट इंक्लूड करनी है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ठीक है, जो एग हो गया, जो भी है आयरन वाली जो टेबलेट है वो, या फिर कैल्शियम है, ये जो सारी जितने भी उसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उसको कैसे प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, अपने आहार को दिन में कितनी बार खाना खाना है, कितना आपको चपाती खानी है, ये जो सारी चीज़ें होती है वो किसमें देती है, वो एक एंटीनेटल एडवाइस में वो प्रदान करती है, ठीक है। उसके बाद में वो बताती है कि कितनी टाइम तक आपको क्या है प्रॉपर नींद लेनी है, कि कितने टाइम की जो नींद होगी आपके लिए क्या होगी, सफिशिएंट होगी, तो पर्याप्त नींद एवं आराम, ठीक है, तो वो देती है। उसके बाद में वो क्या करती है कि अपने जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट की कैसे उसको क्या करनी है, केयर करनी है, तो वो भी वो किसमें बताती है, तो वो एंटीनेटल एडवाइस में आती है कि कैसे कैसे उसको अपने ब्रेस्ट की देखभाल करनी है। उसके बाद में जब बेबी का क्या हो गया, जन्म हो गया, बेबी का जन्म हो गया, तो उसके बाद आपको कैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, कैसे उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, तो उसके बारे में भी बताती है। ब्रेस्ट फीडिंग से क्या क्या लाभ होने वाले हैं बच्चे को और मदर को, तो वो भी उसको क्या है वो बताती है। उसके बाद में आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां होती है वो भी लेने की क्या करती है, वो सलाह देती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप आयरन की फॉलिक एसिड की टेबलेट नहीं लोगे तो कौन कौन से आप में डिसएडवांटेज आ सकते हैं, कौन कौन सी आपकी हानियां हो सकती है, कौन कौन सी इससे डिजीज कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो ये जो सारी चीज़ें होती है वो क्या है वो उसको बताती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी में जो टीकाकरण होता है, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला में जो टीकाकरण होता है, टीटी का जो इंजेक्शन लगता है, उससे संबंधित वो क्या देती है, उसको राय देती है, सलाह देती है कि आपको कौन से मंथ में जाकर ये टीटी का जो इंजेक्शन है वो लगवाना है, फर्स्ट डोज, उसके 1 मंथ बाद है, ठीक है, दूसरी आपको क्या है डोज लगवानी है, तो वो क्या है इम्यूनाइजेशन से संबंधित क्या देती है, उसको सलाह देती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी में जो टाइट कपड़े होते हैं वो नहीं पहनने होते हैं, तो वो कैसे कपड़े पहनने हैं उनको, उसके बारे में भी क्या देती है, वो उसको सलाह देती है। उसके साथ में जो भी क्या है सैनिटेशन, मतलब कि वातावरण को कैसे उसको साफ रखना है, स्वच्छता के प्रति भी ध्यान उसको रखना है, तो उसके लिए भी वो क्या करती है, सलाह प्रोवाइड करती है। स्वच्छता संबंधित सलाह कि कैसे कैसे आपको, अगर आप साफ सफाई रखोगे तो कौन कौन सी डिजीज कंडीशन से आप बच सकते हो, ठीक है, कैसे आप मेंटेन कर सकते हो सैनिटेशन को, इन्वायरमेंट को, अपने वातावरण को कैसे मेंटेन कर सकते हो, जो भी आप फूड वगैरह खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, ठीक है, जितने भी, तो वो क्या है सब्जियां खा रहे हो जितना भी है, तो वो क्या करे कि अपने हाथ धो के खाना चाहिए, ठीक है, जितनी भी साफ सफाई के बारे में चीजें होती है वो सारा कुछ क्या है वो उसको बताती है। उसके बाद में वो बताती है कि जब प्रेगनेंसी हो गई है उसको, तो प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, एडवाइस देती है वो क्या कि सेक्सुअल इंटरकोर्स उसको से संबंधित जो भी है वो सलाह देती है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से संबंधित भी क्या करती है वो उसको सलाह देती है। उसके बाद में वो बताती है कि स्मोकिंग से कैसे वो उसको बचना है, ठीक है, क्योंकि स्मोकिंग अगर वो करेगी तो डिजीज कंडीशन क्रिएट होने के चांसेस बच्चे में भी और मदर में भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसलिए क्या करना है, अवॉइड करना है किसको, स्मोकिंग को और अल्कोहल को, कि अल्कोहल का और स्मोकिंग का सेवन है वो नहीं करना है। उसके बाद में कि अगर आपको कौन सी कोई कंडीशन क्रिएट हो रही है तो उसके दौरान आपको कौन सी जो दवाइयां हैं वो लेनी है, ठीक है, कौन सी दवाई आपको नहीं लेनी है, या फिर मदर कहीं पे जाना चाहती है तो कौन से मंथ में वो ट्रैवलिंग कर सकती है, यात्रा कर सकती है, कौन से मंथ में वो नहीं कर सकती है, तो ये जो सारी चीजें होती है वो अपने किस में पढ़ते हैं, तो एंटीनेटल केयर में ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका
उसके बाद में क्या कर सकती है कि जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, उसकी शुरुआती अवस्था में ही क्या कर सके, पता लगाया जा सके और उसको क्या किया जाए, रेफर्स किया जाए। मतलब कि जब भी या तो पहले, ठीक है, डिलीवरी से पहले, या फिर जब क्या है कि मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, तो जितनी भी उसकी रिस्क कंडीशन है उसका क्या किया जाए, जल्दी से जल्दी उसका पता लगाया जा सके, ताकि क्या हो जाए कि जल्दी से उस मदर को क्या किया जाए, रेफर किया जाए एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे उसकी क्या है कि डिलीवरी है उसमें कॉम्प्लिकेशन कम कर दिए जाएं, डेफिशिएंसी उनकी कर दी जाए, तो वहाँ पे रेफर कर दिया जाएगा। थैंक यू क्लास, बाकी करेंगे हम कल की क्लास में।